आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए पुनीत किंद्रा हमारे साथ होंगे दिल्ली स्टूडियो में, और साथ ही साथ हम अलग अलग सेगमेंट से ये भी समझेंगे कि रियल एस्टेट की रियलिटी क्या है और सीमेंट कंपनी इस समय क्यों जोर मारकर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले आम जनता से जुड़ी बात, यानी कि महंगाई को लेकर लगातार सरकार भी चिंतित है। न केवल यूपीए बल्कि एनडीए सरकार के लिए भी एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ा कह सकते हैं कि टारगेट होगा, ऑब्जेक्टिव है कि महंगाई को किस तरह से कम किया जाए। एक रिपोर्ट आई है बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच की, जिसने कहा कि एल नीनो के चलते महंगाई दर जुलाई से बढ़ेगी, सावधानी बरतें, महंगाई दर बढ़ सकती है। ये बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच की रिपोर्ट है। आलू प्याज सब महंगे हो सकते हैं जो कि आपके थाली में जसते हैं, तो फिलहाल इसके लिए, लेकिन महंगाई दर तो रिपोर्ट कह रही है, एल नीनो कह रही है, लेकिन मोदी सरकार को भी भांप लिया है कि हाँ महंगाई अगर बढ़ेगी तो लोगों की चिंताएं बढ़ जाएंगी। इसलिए मोदी मंत्र भी है महंगाई को रोकने के लिए। आइए वो भी आपको बता देते हैं कि मोदी मंत्र क्या क्या है। मोदी ने महंगाई को रोकने के लिए कौन कौन सी बात की है। उन्होंने कहा है कि आज वो मंत्रियों के साथ जो बैठक कर रहे हैं उससे ठोस फैसला ले लेंगे। इसलिए आज की बैठक शाम तक आपको बता देंगे कि आखिरकार इस बैठक में क्या हुआ। लेकिन जो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आप समझ लें। यहाँ पे एग्री एक्सपोर्ट पर आंशिक प्रतिबंध लग सकता है, यानी कि कुछ हद तक एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट जो बाहर होता है उसको रोक दिया जाएगा ताकि देश के लोगों को वो सामान मिल पाए। इसके अलावा फूड डिस्ट्रीब्यूशन पर समीक्षा होगी, खासकर पीडीएस सिस्टम को भी और हो सकता है थोड़ा ठीक किया जाए। आज जिन मंत्रियों के साथ बैठक होने वाली है उसमें उमा भारती है, राजनाथ सिंह है और साथ ही कृषि मंत्री भी हैं। तो आज की बैठक काफी अहम है और मोदी मंत्र आज ये देखना होगा कि जो रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो अभी तक के आंकड़े कह रहे हैं, उससे कैसे लड़ने में कामयाब होता है ताकि आपको महंगाई का झटका जोरों से नहीं लगे। ये कुछ एक शेयर्स भी आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं जो कि सीधा सीधा इन्फ्लेशनरी प्रेशर से बने हुए हैं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हो सकता है इनमें भी कुछ हद तक दबाव आता हो। देखिए, क्योंकि इनके सारे के सारे शेयर्स डिस्पोजेबल इनकम या कॉस्टिंग से बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 अंकों का नुकसान हो चुका है निफ्टी पर, 55 अंकों का नुकसान सेंसेक्स पर है। सवाल जब के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहला सवाल पूछने के लिए भास्कर जी हमारे साथ जुड़े हैं, कोलकाता से हैं। भास्कर जी नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप। हाँ, ये मेरा जो टारगेट है जी। हेलो, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। आप एसएल इन्फ्रो के बारे में शायद कुछ पता करना चाहते हैं। ठीक है, 59 की खरीद है क्या आपकी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 50 शेयर होंगे आपके पास? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, पूछ लेते हैं आगे क्या करना चाहिए। 50 शेयर है, 59 की खरीद, अभी 60 के ऊपर है पुनीत, क्या करना चाहिए आगे? देखिए, 19 रुपए का लो लगाने के बाद एचसीएल इन्फोसिस्टम में काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। 70 रुपए तक का हाई देखने को भी मिला है। 19 से 70 3 गुना 4 गुना हो चुका है, पर फिर भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। मंथली चार्ट भी काफी अच्छा बना हुआ है। इस समय कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है। आपने जिस रेट पर लिया है वहां से प्रॉफिट हो रहा है। 50% प्रॉफिट 70 रुपए के आसपास बुक कर लें और 50% को होल्ड कीजिए 90 रुपए के टारगेट के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ पहले मैं आपकी रिकमेंडेशन भी इस तरह के मार्केट के अंदर समझना चाहूंगा पुनीत, आपकी तरफ से रिकमेंडेड स्टॉक्स कौन कौन से होंगे? 25 अंकों का नुकसान निफ्टी पर आ चुका और सेंसेक्स भी तेजी से फिसल रहा है। इंट्राडे चार्ट के जरिए आपको ज्यादा क्लियर होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी कैसे तेजी से इसी कार्यक्रम की शुरुआत से ही टूटे हैं। अभी 24 अंकों का नुकसान है और साथ ही सेंसेक्स में भी अभी 71 अंकों का नुकसान आ चुका है। एकदम से आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड पर। आपकी रिकमेंडेशन क्या है? पेट्रोनेट ने 163 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम में डिसेंट हो रहे हैं और उम्मीद है कि ब्रेकआउट का लेवल आने वाले समय में बढ़ना चाहिए। पेट्रोनेट को बाय कर सकते हैं 177 रुपए के टारगेट के लिए। और साथ में एक और अगर शेयर देखते हैं तो अरविंद मिल के अंदर एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अरविंद मिल को मैं बाय की राय दूंगा, पर 220 रुपए के ऊपर अरविंद मिल को बाय कर सकते हैं 230 रुपए के टारगेट के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकित इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं अपना सवाल पूछने के लिए, बरेली से हैं। अंकित जी नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप। हेलो, मैंने जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के 3750 पे 200 शेयर्स लिए हैं। 200 शेयर आपके पास जीएमआर इंफ्रा के 3750 की खरीद है क्या? जी जी। ठीक है, आपके पास फर्स्ट सोर्स भी होगा 200 शेयर? मैं पूछ रहा हूँ कब तक इन्हें होल्ड कर सकता हूँ, क्या रहेगा? पता कर लेते हैं। जीएमआर इंफ्रा पे इनका सवाल है, 37.50 रुपए से खरीद है, अभी थोड़े नुकसान के अंदर है। लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जीएमआर इंफ्रा भी काफी तेजी से चलने वाला शेयरों में शामिल हुआ था। आपकी इस पे रिकमेंडेशन क्या है पुनीत? देखिए, 38 रुपए के लेवल से जीएमआर इंफ्रा करेक्शन दिखा रहा है और जिस सेक्टर से बिलोंग करता है इनमें करेक्शन आती है तो काफी स्टीप आती है। जीएमआर इंफ्रा की सपोर्ट की बात करते हैं 34 रुपए से 33 रुपए के बीच की सपोर्ट है। एक 33 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और कोई भी रैली आपकी कोस्ट टू कोस्ट 38 रुपए पर आती है, आप जीएमआर इंफ्रा से एग्जिट कर लें। ठीक है, फिलहाल आपको होल्ड करना है, लेकिन जैसे ही आपको मौका मिले अपनी रेट टू रेट आप इससे बाहर आ सकते हैं। 3750 है और आपके रेट के आसपास अभी फिलहाल अभी चल रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं कि बाजार के अंदर का कुछ ज्यादा गिरावट तो नहीं बढ़ी, नहीं कुछ ज्यादा गिरावट तो नहीं है। सेंसेक्स अभी भी 70 अंक की नीचे है, लेकिन आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। एक तो देखिए आज शुक्रवार का दिन है और इसके अंदर जो मोमेंटम मिलेगा मार्केट का पूरी तरह से काफी वॉलेटाइल हो सकता है, इसलिए इस मोमेंटम को अपने लॉस में ना कन्वर्ट करते अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट करें। लगातार रिकमेंडेशन आपको मिल रही है। अभी रियल एस्टेट काउंटर के बारे में भी जान लेंगे मनु से, और इसके अलावा सीमेंट कंपनीज में आखिरकार तेजी कौन सी है वो स्टॉक्स भी जानेंगे। और थोड़ी देर में मनीष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम आज का फीफा स्टॉक भी आपके सामने रखेंगे। एक शेयर हमने रखा था सुबह जुबलेंट फूडवर्क, उसके अंदर काफी अच्छा मोमेंटम आते हुए दिखा है। कुछ एक चंद सेकंड्स के अंदर ही हम आपको एक दूसरा शेयर भी देने वाले हैं। चलिए होगा समय, फीफा स्टॉक देखते हैं। कल का मनीष आपने मैच तो देखा ही होगा, काफी रोमांचक मैच था, आगाज भी था। और जो हमारे शेयर हैं, क्योंकि हमने तो कल से ही देना शुरू कर दिया था और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर रही। इसी सिलसिले को आप आगे बढ़ाएं, जिम्मेवारी आपकी ज्यादा बढ़ गई है। निश्चित रूप से, चूंकि लगातार धन्यवाद डिम्पी, आपके स्टॉक शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। आपने देखा जुबलेंट फूडवर्क्स भी दिया और उसने शानदार रिटर्न दिया था जब आपने 10-5 पे जो है फीफा स्टॉक्स में बताया था फ्री किक में। आज का जो मेरा शेयर होगा पेनाल्टी किक के तौर पर बतौर जो होगा उसमें सबसे ट्रिगर ये है कि गुजरात की कंपनी है। आज के जो मेरा शेयर होगा गुजरात अल्कलीज होगा, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट करने की सलाह होगी अगले 1-1.5 महीने के लिए। आपको इसमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। इस शेयर को चुनने की कुछ खास वजह हैं, क्योंकि वैसे भी हमने देखा है गुजरात बेस्ड कंपनियों के शेयर में एक शानदार रैली देखने को मिलती है। अब सबसे पहले इस कंपनी की बात करें, अभी जब अधिकांश कंपनियों में हम देख रहे हैं कि विनिवेश की बात हो रही है, पिछले दिनों इस कंपनी में गुजरात सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। पिछले अगर 15-16 महीनों की बात करें तो कंपनी में सरकार ने करीब अपनी हिस्सेदारी 36.5% से बढ़ा के जो है करीब 46% के आसपास कर दी है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात सरकार खुद इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई हुई कितना पॉजिटिव है। अब कंपनी के काम की बात करें, कंपनी जो है कास्टिक सोडा बनाने के कारोबार में और इस सेगमेंट में ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है। अब कास्टिक सोडा कहाँ इस्तेमाल होता है उसको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना उसकी डिमांड कितनी ज्यादा है उस पर किसी भी कंपनी का फंडामेंटल इनका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। देखिए कास्टिक सोडा जो प्रोडक्ट होता है उसका डिमांड जो है रिफाइनरी पेट्रोलियम सेक्टर में होता है, इसके अलावा पेपर सेक्टर में होता है, सबसे बड़ी बात है टेक्सटाइल सेक्टर में होता है और एफएमसीजी भी कंपनियां इसका इस्तेमाल करती है। तो जो सेक्टर में इस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है उन तमाम सेक्टर में हमने देखा है कि एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। अब सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के जो 1000 टन जो है कास्टिक सोडा बनाने की क्षमता है। इसके अलावा कंपनी जो है FY15 में यानी कि जो इसी साल उन्होंने जो है FY14 में एक नई प्लान की शुरुआत की थी और उसका असर जो है नतीजों में जो FY15 में देखने को मिलेगा। तमाम अभी जो वैल्यूएशन की बात करें तो शेयर जो अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा पिछले दिनों कंपनी ने 4 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। इन तमाम ट्रिगर के आधार पर चूंकि ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट तो काफी बड़े आ रहे हैं इन सब स्टॉक्स में, लेकिन टेक्निकली जब हमने बात की तो इसका जो टारगेट उभर के आया है 245 रुपए का टारगेट साथ जो है इसमें खरीदारी करने की बात कही जा रही है। कुणाल साहू के साथ उनको लगता है कि 245 रुपए टारगेट आपको खरीदारी करनी चाहिए, 198 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, 245 का टारगेट आप इसमें रख के ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल अभी 211 के आसपास अभी चल रहा है मनीष। और आपकी जो दूसरी ये रिकमेंडेशन जो है गुजरात अल्कलीज के बारे में पुनीत से भी राय ले लेते हैं, ये भी टेक्निकल व्यू रखते हैं। पुनीत आपकी रिकमेंडेशन क्या है इस पे? देखिए चार्ट एक अच्छा 200 रुपए के ऊपर इसका एक वीकली ब्रेकआउट हुआ था, 235-37 तक का हाई बनाया, एक पुल बैक दिखाया है, दोबारा से 200 की सपोर्ट को टेस्ट करके फिर ऊपर जा रहा है। तो एक चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं। जो चार्ट पैटर्न का टारगेट बन रहा है वो पहला 237 बनता है और उसके बाद दूसरा 250 बनता है। निश्चित तौर पर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका मनीष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इस स्टॉक के अंदर आपको क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस रखना है, क्या बड़े कारण है जिस वजह से गुजरात अल्कलीज को फीफा स्टॉक की कैटेगरी में रखा गया है और ये स्टॉक आपको पेनल्टी स्टॉक के तौर पर दिया गया है। शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल 212.70 पे है, ऑलमोस्ट दिन की तरफ वापस बढ़ता हुआ। उम्मीद करते हैं इससे भी काफी अच्छा प्रॉफिट आपको जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर देखते हैं। विवेक, जब से मोदी सरकार का गठन हुआ है ज्यादातर हम चीजें ये सुन पा रहे हैं कि कुछ एक चीजें सस्ती होंगी, लेकिन अब तो सीमेंट महंगा हो गया है। हाँ बिल्कुल डिम्पी, और इसका असर सीमेंट शेयरों पर भी देखने को मिलेगा और सीमेंट कंपनियों के फाइनेंशियल्स पर भी देखने को मिलेगा। खबर ये जो हाथ लगी है वो है कि सीमेंट कंपनियों ने 10 रुपए से 20 रुपए प्रति बैग तक दाम बढ़ा दिए हैं पिछले 2 दिनों के अंदर। और ये माना जा रहा है कि जो दाम बढ़ाए गए हैं, जो सीमेंट कंपनियों का तर्क है उसके पीछे वो ये है
कि थोड़ी उनकी कॉस्ट बढ़ी है और कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफी तेज हुई है, जिसकी वजह से सीमेंट की मांग काफी तेज हो रही है। हालांकि मॉनसून से पहले वैसे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो होती है वो थोड़ी तेज हो जाती है, क्योंकि मॉनसून के समय पर ज्यादातर साइट्स पर काम रुक जाता है। तो इसीलिए जो को भी अपने टारगेट्स पूरे करने होते हैं वो मॉनसून से पहले अपने टारगेट्स पूरे करते हैं, और इसीलिए सीमेंट की मांग बढ़ी है और इसीलिए कीमतें भी बढ़ी हैं। ठीक है, तो मांग के साथ साथ कीमतें बढ़ रही हैं। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, कैसे कुछ समीकरण भी है कि दाम और भी बढ़ सकते हैं? नहीं डिम्पी, अभी ऐसा कोई समीकरण नहीं है कि अभी अब और नियर टर्म में दाम बढ़ेंगे, क्योंकि मॉनसून अब आने वाला है। उसके बाद हो सकता है कि प्राइसेस पे थोड़ी सॉफ्टनेस भी देखने को मिले। ठीक है, देश के कई हिस्सों में तो मानसून इनफैक्ट आ भी चुका है और दिल्लीवासी भी वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मानसून आए, एक अच्छी खबर है साथ ही। लेकिन अभी तक सीमेंट के जो दाम बढ़े हैं शायद यही बढ़ेंगे, उसके बाद नहीं बढ़ेंगे, ऐसे समीकरण भी बनते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल इनका बेनिफिट जरूर इनकी शीट्स पे आएगा, क्योंकि पिछले एक दो क्वार्टर से भी हमने देखा है कि सीमेंट कंपनीज ने प्राइसिंग पे किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपनी कॉस्टिंग प्रेशर को काफी हद तक पास ऑन कर दिया है। शुक्रिया विवेक आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बाजार तेजी से टूटा है, 32 अंकों का नुकसान आ चुका है इस समय निफ्टी पर। सेंसेक्स भी 100 अंक नीचे हो चुका है। कार्यक्रम की शुरुआत में सिर्फ फ्लैट था, लेकिन अब नुकसान बढ़ गया है। सेंसेक्स तो 100 अंक नीचे, निफ्टी करीब आधा % यानी कि 33 अंक नीचे है। लेकिन रियल एस्टेट कंपनीज इस तरह की गिरावट से कैसे अपने आप को बचाएंगी और रियल एस्टेट कंपनी का रियलिटी क्या है, एक बार ये मनु से समझ लेते हैं। मनु बताएं आप। शुक्रिया डिम्पी। हम जैसे कि देख रहे हैं कि लगातार रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनीज के शेयर प्राइस में अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है, और आज इससे जुड़ी पॉजिटिव खबर भी निकल के आई है। नेशनल हाउसिंग बैंक इंडेक्स का एक रिपोर्ट के मुताबिक जो प्राइसेस है रियल एस्टेट के प्राइसेस वो करीब 7% से बढ़े हैं कुछ 12 बड़े शहरों में, तो एक बड़ा पॉजिटिव निकल के आ रहा है। 9 महीनों के बाद ये अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर बात करें Q4 में मुंबई में जो रियल एस्टेट प्राइस है 3.2% से बढ़े हैं, वहीं पर अगर दिल्ली की बात करें तो 1.5% से बढ़ते दिखाई दिए हैं। कंपनियों की बुकिंग में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और जिस तरह से स्टेबल गवर्नमेंट एक आई है और महंगाई दर में हम देख रहे हैं कमी देखने को मिल रही है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में आरबीआई रेट कट करेगा, जिससे कि रियल एस्टेट कंपनी को काफी बेनिफिट मिलने को देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जानकारों का यह भी मानना है जो Q2 में है उसमें अच्छी मांग देखने को मिल सकती है रियल एस्टेट कंपनीज के हाउसेज में। तो ये बड़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है रियल एस्टेट कंपनी से जुड़ी को। अगर हम बात करें किन कंपनीज पर नजर रख के चल सकते हैं, उसमें यूनिटेक, कोल्टे पाटिल, पूर्वांकरा, अनंतराज इंडस्ट्री, प्रेस्टीज, इन बड़ी कंपनी से आप नजर बना के चल सकते हैं। आपने कई कंपनीज के नाम लिए, लेकिन मैं सिर्फ एक ही कंपनी का नाम सुनना चाहता हूं जिसमें ज्यादातर निवेशक निवेश उठाएं। वैल्यूएशन के हिसाब से बताइए कौन सी ज्यादा ठीक है? अगर डिम्पी वैल्यूएशंस की बात करें तो प्रेस्टीज एस्टेट काफी अच्छा लग रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट पे नजर रखी जा सकती है। फिलहाल अभी 9 रुपए जरूर ऊपर है, लेकिन 247 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कुछ एक कंपनीज है वैल्यूएशन पे। प्रेस्टीज एस्टेट प्रेफरेंशियल लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। 27 अंकों का नुकसान अभी भी है निफ्टी पर। कुछ एक कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपने सवाल या तो हमारे को SMS के जरिए भेज रहे हैं या सीधा बात करना चाह रहे हैं। SMS के जरिए एक और सवाल हमारे मिला है, रघुराम का है, कोलकाता से भेजा गया है। ये रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में पता करना चाहते हैं पुनीत, और इनके पास 200 शेयर है, 67 की खरीद है। ऑलमोस्ट जो शेयर इनके पास थे वो डबल हो चुके तक। तो देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपने 67 रुपये पर आरकॉम को लिया है, और दूसरी बात यह है कि आपने 67 पर लिया तो यहां से आपके पास में एक नजरिया है वाइड स्टॉप लॉस रखने का, ताकि इस शेयर को मूवमेंट करने का पूरा टाइम मिल सके, और एक जो वोलेटिलिटी वाली करेक्शन होती है उसमें आप एग्जिट ना करें। आरकॉम का स्ट्रक्चर इस समय पॉजिटिव है। टेलीकॉम सेक्टर में 2 ही चार्ट ज्यादा पॉजिटिव है, एक टाटाकॉम और एक आरकॉम। आरकॉम के अंदर एक स्टॉप लॉस मैं कहूंगा कि 120 रुपए के लेवल का मेंटेन करके रखें, वो भी डेली क्लोजिंग बेसिस का। कम से कम 6 महीने तक होल्ड करें। इस समय 145 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि 180 से 190 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं, होल्ड कीजिए। ठीक है, अजय रावत है लखनऊ से अपना सवाल पूछने के लिए। रावत जी नमस्ते। नमस्ते सर, मैंने ये DLF खरीदा हुआ है 235 पे। अच्छा, 235 पे DLF आपका 100 शेयर होंगे आपके पास तो? जी। ठीक है, आप क्या जानना चाहते हैं? तो इसको होल्ड करें कि आप इसको होल्ड करें या फिर इसको भी बेच दें, और क्या इस पर रणनीति अपनाएं? ठीक है, बेहतर बात है। 234 की इनकी खरीद रेट है। शायद ये कह सकते हैं कि जो भी तेजी आई है उस तेजी के अपर एंड में थोड़ा शेयर इनके पास आ गया। अभी ये करें क्या पुनीत? ज्यादा घाटा नहीं देखना चाहेंगे? देखिए शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। 242 रुपए के लेवल से करेक्शन दिखा रहा है। आपने 234 के लेवल पर लिए हैं तो अपर हैंड की रेंज में ले लिए हैं। इस समय करेक्शन का दौर मार्केट में देखने को मिल रहा है, और रियल्टी सेक्टर हाई बीटा है, करेक्शन ज्यादा देखने को मिलती है।